स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 10। और हम सैलरी चैप्टर इनकम टैक्स में स्टडी कर रहे थे और उसमें हम स्टडी कर रहे थे अलाउंसेस भत्तों के बारे में। मैंने आपको 3 प्रकार के अलाउंसेस में बता दिया था। उनमें से हमने पहले जो अलाउंसेस था वो फुल्ली टैक्स फ्री थे, सभी के लिए वो एग्जाम्प्ट थे। उसके बाद सेकंड को बताया था हमने पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस, मतलब कुछ कंडीशन यदि फुलफिल कर दें तो कोई एक लिमिट तक वो हमारे लिए टैक्स फ्री थे। जैसे चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस था, हॉस्टल अलाउंस था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस था। इस तरह के अलाउंसेस हमने स्टडी कर चुके हैं। अब उसके बारे में कुछ लास्ट के अंदर मैंने कुछ नाम आपके लिए को नाम लिखकर छोड़ दी थी, उनकी लिमिटेशन मैंने नहीं बताई थी। और मैंने कहा था वर्बली एक सरसरी निगाहों से एक बार उनके नामों को अपन ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनके लिमिट्स वगैरह हमें यदि अभी याद करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा और हम पीछे वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्हें भी हम भूल जाएंगे। तो उसको मैंने एक बार के लिए ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया था। उसके आगे हम स्टडी करते हैं तीसरा जो अलाउंसेज है वो था फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, मतलब जिनको सबके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा था कि हम केवल 1 और 2 की स्टडी करेंगे, जो फुल्ली टैक्स फ्री है और पार्टली टैक्स फ्री है, क्योंकि वो हमें करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा आप यदि कोई सा भी अलाउंस देखते हो, कोई सा भी अलाउंस यदि वर्ड लगा हुआ है, उसका अलाउंस लिखा हुआ है, तो सारे के सारे टैक्सेबल है। तो मतलब ये अलाउंसेस आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम में आप देखोगे आप बता सकते हो कि ये आपके फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। जैसे कि अब इसमें बताया गया है, जैसे डीएनएस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस है, रूरल अलाउंस है, मेडिकल है, सर्वेंट है, प्रोटेक्टर अलाउंस है, वार्डनशिप है, प्रोजेक्ट है, डिपुटेशन है, बहुत सारे इस तरह के अलाउंसेज हैं। तो हम कुछ वर्बली सरसरी अलाउंसेज के 2-4 नाम हम याद रख सकते हैं, बाकी हमें इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें ये फुली टैक्सेबल है, ना इनकी कोई लिमिट होती है ना ही एग्जम्प्ट होते हैं। तो इसको हमें कोई डीपली हमें कोई इसी के बारे में कुछ नहीं जानना है, बस सरसरी निगाहों से हम देख सकते हैं कि ये कौन कौन से इनके नाम दिए हुए। इसी कारण मैंने इनको ना ज़्यादा चर्चा नहीं करी है यहाँ पर, क्योंकि हम स्टार्टिंग के 2 याद करेंगे, जो सारे बचे हुए हैं वो टॉपिक 3 के अंदर है, फुली टैक्सेबल अलाउंस के अंदर है। तो हम स्टार्टिंग के 2 अलाउंसेज उन्हें हमारे याद करना मजबूरी भी है, क्योंकि उनकी लिमिटेशन है और या फिर कोई फुल्ली फ्री है। तो इसको बस इसका टॉपिक इतना ही है। अलाउंसेस का टॉपिक आज अपना यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में मैंने आपको कल के बारे में स्टडी करूँगा। कल हमने एक इम्पोर्टेंट अलाउंस की स्टडी करी थी, वो था HRA, हाउस रेंट अलाउंस। याद आया? ठीक है। तो उसके बारे में हमने बताया था कि ये क्या है, वो हेडिंग था पार्टली जो टैक्स फ्री अलाउंस है उसका पार्ट था वो। तो हाउस रेंट अलाउंस के अंदर मैंने बताया जो भी 3 टॉपिक्स ABC हमने नाम लिखे थे, उनमें से जो भी कम हो वो हमारा एग्जाम्प्ट होगा। तो उनमें 3 टॉपिक्स में था एक्चुअल HRA अमाउंट जो भी उन्होंने रिसीव करिए, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, और 40 और 50% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या मायने थे, क्या मीन थे, वो सब पे हम प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हैं। और आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनके सबके नोट्स बना लिए होंगे या फिर मेरी PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लिया होगा। अब इसके बाद में हम उसी HRA के एक एग्जाम्पल से आज सोल्व करेंगे। उस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है। श्री सचिन मुंबई में एक यातायात कंपनी में निरीक्षक है। निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर हैं वो, और उन्हें 9,000 प्रति माह सैलरी मिलती है, 1,800 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता डिविडेंस अलाउंस मिलता है, और 250 रुपये प्रति माह मनोरंजन भत्ता एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, 1,500 रुपये प्रति माह मकान किराया HRA मिलता है। तो HRA की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस है, तो हम इसकी अलग से वर्किंग नोट में इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और 40 रुपये प्रति माह नगर क्षति पूरक भत्ता होता है, जो सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस है वो मिलता है आपको। और इसके बाद में आपको बताया गया 200 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता मिलता है, 150 रुपये प्रति माह एक बच्चे के लिए शिक्षा मतलब चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस है, 100 रुपये प्रति माह परियोजना प्रोजेक्ट अलाउंस है, 36 रुपये प्रति माह यातायात कार्य भत्ता मिलता है आपको। ठीक है। और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉई हो। तो कल मैंने आपको बताया था कि यदि आप ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉई हो तो आपके पास के अंदर अलग चीज़ होगी कि हम ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो हमारे पास में एक लिमिट तक हमें अलाउंस फ्री माना जाएगा जो ट्रांसपोर्ट कंपनी जुड़े हुए हैं। और वो बताया था कि 10,000 पर मंथ होती है लिमिट, या 70% ऑफ अलाउंस, विच ओवर लो, दोनों से जो भी कम है वो हमारे लिए एग्जाम्प्ट माना जाएगा। तो इसकी भी एक कैलकुलेशन होगी। उन्होंने गत वर्ष में आगंतुक सत्कार है तो 900 रुपये वे कर दिए, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए बोला गया उसने 900 रुपये उनमें से एक्सपेंस कर दिए गए हैं। ठीक है। तो इन अलाउंस के बारे में उसने कितने एक्सपेंस कर दिए इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एंटरटेनमेंट अलाउंस के कितने एक्सपेंस कर दिए उन्होंने। अपने निवास के लिए मकान किराया 1,000 प्रति माह देते हैं और रेंट देते हैं। उनका एक पुत्र स्कूल में पढ़ता है और उसने सेम की चिकित्सा पर 800 रुपये खर्च भी किए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स हमें दी हुई है। अब देखो, मेनली हम पहली बार एक बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आपको कर निर्धारण वर्ष जो असेसमेंट ईयर है 19-20 के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, आपका फाइनेंशियल ईयर से ठीक पहले
का हो गया, मतलब 18-19 हो गया। तो 18-19 के अंदर आपने कितनी इनकम कमाई है उसकी कैलकुलेशन करनी है, उसका हमें एक चार्ट बनाना है, एक ड्रॉ करना है हमें कि हमने कौन कौन सी अमाउंट मेरे को मिली है 18-19 के अंदर, कौन कौन सी अमाउंट मैंने अर्न करी है। तो उन सब अर्न अमाउंट को हम टोटल करेंगे, वही हमारे टैक्सेबल होगी। अब उन अर्न अमाउंट को हम लिखते समय एक चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे, यदि कोई पार्ट उसका हमें छूट मिल जाती है या फुल्ली टैक्स फ्री है तो उसको हम वहाँ पर लिखेंगे, उसमें से अमाउंट माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर हम मैं बात करता हूँ, तो आप एक कॉपी ले लीजिए और आप एक ले लीजिए पेन ले लीजिए ताकि अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं अपन। तो देखिए क्या सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपको 9,000 प्रति माह सैलरी मिलती है। तो आप देखिए आप यहाँ आपकी रफ को लिखेंगे सैलरी कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो मैं यहाँ मेरे शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि 9,000 प्रति माह, साल भर में होंगे 12 महीने, तो आपका पहला पॉइंट हो गया 1,08,000 रुपये। इसमें कोई परेशानी भाई, आपकी सैलरी है ये हमेशा पूरी टैक्सेबल होती है, इसमें कोई एग्जाम्प्ट नहीं मिलता है। तो आप 9,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 1,08,000 सैलरी हुआ है। ये आप पहला टॉपिक लिख लेंगे, सैलरी 1,08,000 रुपये। सेकंड इसके अंदर बताया गया था आपको 1,800 रुपये प्रति माह पर मंथ आपको डीएनएस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता मिलेगा। तो महंगाई भत्ता ये डीएनएस अलाउंस आप लिखेंगे डीए बराबर लिखेंगे आप 1,800 रुपये प्रति माह, तो 1,800 इंटू आप करेंगे 12 और आपका आंसर आएगा। ये आपके लिए हमेशा पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है 21,600। आप नोट्स के अंदर पढ़ सकते हैं, पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि जो डीएनएस अलाउंस है महंगाई भत्ता है उसे हम प्रजेंट के अंदर हम बेसिक सैलरी का पार्ट मानते हैं और फुल्ली हमारे लिए टैक्सेबल होता है। तो ये अमाउंट ही पूरी एजिडेज ऐसी की ऐसी आ जाएगी। इसके बाद बताया था कि 250 रुपये प्रति माह एंटरटेनमेंट अलाउंस है, आपको मनोरंजन भत्ता है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की यदि हम बात करें तो 250 रुपये प्रति माह, तो हमने इसके बारे में बताया था कि एक बार तो हम इसे फुल्ली ग्रोस सैलरी में ऐड कर लेंगे, फिर डिडक्शंस के अंदर नीचे जाने डिडक्शन के अंदर छूट मिलेगी। तो अभी हम डिडक्शन का स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम केवल ग्रोस सैलरी निकाल रहे हैं। तो हम 250 इंटू 12 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये आप ऐड करते जाएंगे। तो आपने सबसे पहले सैलरी लिखी होगी, आपने सैलरी आई थी आपकी कितनी 1,08,000 आई थी सैलरी, 9,000 इंटू आपने किया था 12, तो 1,08,000 प्लस 21,600 प्लस 3,000। अब मेरे पास ये जगह कम है तो मैं इनको मिटा रहा हूँ। अब आगे आप नीचे से लिखते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये चीज़ें आपने लिख ली होगी। इसके बाद में देखिए फिर बाद में वर्ड काम में लिया था कि प्रति माह मकान 1,500 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता मिला है। तो आपको हाउस रेंट अलाउंस जो HR है वो 1,500 रुपये प्रति माह मिलता है। तो अब आप इसको ऊपर नहीं लिखकर थोड़ा ऊपर की जगह जो टेबल है उसमें जगह छोड़ेंगे और नीचे 10 एक लाइनें छोड़ने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आप वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे। आप क्या स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप डालेंगे जो आप वर्किंग नोट आप स्टार्ट करते हो उसका हम कैलकुलेशन करें HRA की हाउस रेंट अलाउंस के अंदर। तो हाउस रेंट अलाउंस के अंदर मैंने 3 टॉपिक बता दिए कि तीनों से जो भी कम हो वो आपके लिए एग्जाम्प्ट माना जाएगा। तो सबसे पहला था कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कि आपने कितनी अमाउंट रिसीव करी है। तो आप बताएंगे कि आपने 1,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 12 मंथ्स के हिसाब से आपने रिसीव करी है। आपने अमाउंट जो रिसीव करी है वो कितनी हो गई आपकी 18,000 रुपये, ठीक है। तो आपका पहला हो गया हाउस रेंट अलाउंस, क्या कितना हो गया आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव 18,000 रुपये, ठीक है। बी जो पॉइंट था वो आपका था एक्चुअल रेंट पेड। आपको नोट्स देखने पड़ेंगे, आप भूल सकते हो भी, जरूरी नहीं आपको भी याद आएगा और आपको रटना भी नहीं है बिल्कुल। आप बार बार नोट्स पलटिए, बार बार पीछे वाला देखिए। तो वहाँ लिखा हुआ था कि एक्चुअल रेंट पेड, जो भी आपने रेंट पेमेंट किया है -10% ऑफ सैलरी, ठीक है, माइनस करा 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी, अब यहाँ पर एक चीज़ और आ गई है कि सैलरी हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी कि आपकी सैलरी का मतलब क्या है। तो सैलरी का डेफिनेशन में लिखा था कि HRA के अंदर जो सैलरी की डेफिनेशन है, मैं इसे एक बार मिटा रहा हूँ कि HRA में जो सैलरी हम मानते हैं, HRA में हम सैलरी की हम बात करें HRA के अंदर, तो HRA में जो सैलरी की डेफिनेशन बताई थी वो मैंने बताया था कि बेसिक प्लस DA कौन सा जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, प्लस कमीशन भी कौन सा जो आपके सेल्स के ऊपर फिक्स है। तो ये चीज़ें दी हुई है तो इनको अपन ऐड करेंगे तो वो आपके लिए सैलरी मानी जाएगी HRA पर्पज से, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया कि 9,000 प्रति माह सैलरी है। तो ठीक है भाई, आप HRA के लिए सैलरी निकाल रहे हो, आप किसके लिए निकाल रहे हो सैलरी HRA के लिए। तो HRA के लिए 9,000 प्रति माह सैलरी हो गई है, तो बेसिक हो गया आपका। प्लस ऐड करेंगे हम DA। तो DA इन्होंने बताया था कि 1,800 रुपये पर मंथ है DA मतलब महंगाई भत्ता, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, कि ये सेवा शर्तों के अधीन है। ऐसा कुछ वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। तो इस कारण हम इस DA की अमाउंट को हम नील मानेंगे। हम ये मानेंगे कि ये सेवा शर्तों के अधीन नहीं है हमारे पास में। कमीशन की इस क्वेश्चन में बात करें तो कमीशन इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो उसकी वैल्यू हम 0 लेंगे। तो हमारे पास में हम बात करें कि HRA के पर्पज़ से हमारे इस क्वेश्चन में जो सैलरी का आंसर आया हुआ कितना आया 9,000 पर मंथ। वापस देख लीजिए, आप HRA के लिए सैलरी हम निकाल दें तो उसका आंसर हमको बताया गया था। HRA की सैलरी आपको क्या निकालना, आप लेंगे उसके अंदर बेसिक
प्लस आप लेंगे डीए भी कौन सा, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और फिर बाद में आप लेंगे कमीशन भी कौन सा, जो आपका फिक्स है। अब यहाँ बात करेंगे तो बेसिक हमारी 9000 दी हुई है। हाँ, हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एचआर दिया हुआ है 1800 रुपये, बट हम ये 1800 नहीं लेंगे क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बोला कि पार्ट है। कमीशन इस क्वेश्चन में 0 है, नील है, तो आपके पास में एचआर वाली सैलरी कितनी बनी, 9000। ठीक है, अब आप इसे याद रखेंगे, हमारी सैलरी कितनी आएगी, 9000 आई है इसके पर्पज से, पर मंथ। ये क्या है आपकी पर मंथ आपकी सैलरी आई है। तो साल भर की यदि हम बात करें तो 12 से इंटू कर देंगे तो आपकी साल भर की सैलरी कितनी हुई एचआर के पर्पज से, 1,08,000 रुपये। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ एचआर कैलकुलेशन पे। तो हम एचआर कैलकुलेशन कर रहे थे, तो पहले हमने ए पॉइंट सोल्व कर लिया था। ए पॉइंट में एचआर अमाउंट जो हमने रिसीव करी है, तो एचआर अमाउंट हमने रिसीव करी थी 1500 मल्टीप्लाई बाय हमने 12 किया था, और वो हमारा आंसर आया था 18,000। सेकंड जो आंसर था वो था कि आपका रेंट पेड, आपने रेंट कितना चुकाया। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर लिखा हुआ था, देखिए नीचे सबसे लास्ट में लिखा है कि मकान किराया 1000 प्रति माह है। 1000 प्रति माह है, तो साल भर का किराया कितना हो गया आपका, 12,000। ठीक है, माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी हमने निकाली थी अभी 9000 पर मंथ आई थी जस्ट अभी, इंटू हम 12 करेंगे तो कितना हो गया था, 1,08,000। और इसका हम यहाँ लिखते हैं 10% ऑफ सैलरी, तो 1,08,000 10% ऑफ सैलरी करेंगे आप 10,800। तो 10,800 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा बी का 1200 रुपये। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा वापस शॉर्ट में लिखता हूँ इसे, क्या कि 12,000 माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, तो 10% क्या था, 1,08,000 सैलरी आई थी आपकी, सैलरी 9,000 पर मंथ आई थी, अभी हमने सैलरी कैलकुलेशन करी थी, तो 9,000 पर मंथ, इसका 10% करेंगे तो 900 रुपये इंटू 12 कर लीजिए, या फिर 1,08,000 डायरेक्ट कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा 10,800। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1200 रुपये। तीसरा आंसर था सी 40 या 50% ऑफ सैलरी। तो आपका देखो यहाँ पर ये सचिन मुंबई में, कहाँ देखो ऊपर ही लिखा श्री सचिन मुंबई में क्या था कंपनी में। तो मुंबई जो कंपनी, बॉम्बे जो कंपनी महानगर है, आपको बताया तो 4 महानगर माने जाएंगे इससे एचआर के पर्पज से। एचआर पर 4 महानगर थे आपके, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें 50% ऑफ सैलरी लेना पड़ेगा। तो आपकी 1,08,000 सैलरी थी, तो 1,08,000 सैलरी साल भर की सैलरी हमने पहले कैलकुलेशन करी थी, इसका 50% लेंगे। तो 50% यदि हम उसका निकालते हैं तो वो हमारे पास में आंसर आएगा 50% हम सैलरी निकालते हैं तो हमारे पास आंसर है 50% यदि हम निकालते हैं, आंसर आएगा आपका 54,000। तो हमने बताया था कि तीनों में से जो भी कम है वो हमारी एग्जाम्प्ट अमाउंट मानी जाएगी, वो हमारा क्या मिलेगा, उसकी हमें छूट मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, 1200 रुपये। हमें छूट कितनी अमाउंट की मिलने वाली, 1200 रुपये। ये हमारा वर्किंग नोट चल रहा है, ठीक है ना, आप कन्फ्यूजन मत होइए। मैंने आपको पहले सबसे पहले सैलरी लिखवाई थी, सैलरी आपने लिखा था 9,000 इंटू करके लिखा था 1,08,000 रुपये, फिर आपने वहाँ एचआरए लिखा, सॉरी फिर आपने डीए लिख दिया। डीए के बाद हमें एचआरए अमाउंट लिख लेंगे, एचआरए के लिए हमें वर्किंग नोट पे आना पड़ेगा। तो ये हमारा वर्किंग नोट गया। तो वर्किंग नोट में हमारा आंसर निकला कि हमें एग्जाम्प्ट जो अमाउंट मिलने वाली साल भर की कितनी मिलने वाली, 1200 रुपये। अब हम वापस ऊपर चलते हैं, जहाँ मैंने आपको सैलरी लिखवाई है, डीए लिखवाया, वहाँ पर लिखेंगे। वहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, वहाँ आप लिखेंगे एचआरए। एचआरए साहब, एचआरए हमको कितना मिला था, एचआरए हमको बताया 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 मिला था। तो आपको कितना मिला था, एचआरए मिला था आपको 18,000 रुपये। ठीक है, वो हमने पहले भी नीचे सोल्व कर लिया था। एग्जाम्प्ट अमाउंट हमने अभी एचआरए में वर्किंग नोट कैलकुलेशन करी, वो कितनी आई है, 1200 रुपये। तो एग्जाम्प्ट अमाउंट इसमें माइनस कर देंगे, तो फिर आपके पास फाइनल आंसर कितना बचा, यहाँ पर फाइनल आंसर आपके पास बचा 16,800 रुपये आपकी टैक्सेबल अमाउंट आएगी। इसे आप ऐड करेंगे जहाँ आपने लिखा है ना सैलरी, फिर आपने लिखा होगा उसके बाद डीए के नीचे लिखा था आपने एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर एचआरए के अंदर लिखेंगे हम 16,800 रुपये। मिला तो कितना है 18,000, लेकिन हमें एग्जाम कितना मिल गया, 1200 कहाँ से आया था, हमारे वर्किंग नोट से आंसर 16,800। ठीक है, 16,800 आप लिखें। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं प्रति 1500 प्रति माह हो गया, 40 रुपये प्रति माह नगर क्षतिपूरक भत्ता। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिला है 40 रुपये। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो इस तरह के अलाउंस मिलते हैं फुली टैक्सेबल होते हैं आपके लिए। तो आप जस्ट उसके नीचे एचआरए के नीचे लिख देंगे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 40 इंटू आप कर देंगे 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,480 रुपये। ठीक है, तो आप सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दे देंगे। इसके बाद में आपको बताया गया है कि आपको मिल रहा है यहाँ पर 200 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता, मतलब मेडिकल अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। तो 200 इंटू 12 करके आप लिख देंगे, आप इसका आंसर लिख देंगे 2400 रुपये। ठीक है ना, मेडिकल अलाउंस जस्ट उसी के नीचे 150 रुपये प्रति माह एक बच्चे की शिक्षा। इसमें देखिए, तो आपके पास में एक बच्चे के लिए मिल रहा है, और एक बच्चे के लिए मिल कितना रहा है आपको, 150 रुपये। 150 रुपये प्रति माह आप यदि 12 से इंटू करते हैं तो आपकी अमाउंट कितनी हो गई, आपकी अमाउंट हो गई आपको 150 और प्रति माह आप करेंगे 12 से, तो आपका आंसर आ गया 1,800 रुपये। हमारे पास में नियम था
कि 100 रुपये प्रति माह पर चाइल्ड के लिए और मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए हमारे लिए एग्जाम्प्ट है। तो हमारे पास एक ही बच्चा है तो फिर एक को मिलेगी, फिर हम 2 बच्चे के ले ही नहीं सकते बेनिफिट, क्योंकि बच्चा ही हमारे पास एक ही है। तो 100 × 12 करेंगे तो आप आंसर आएगा 1200 आप अमाउंट से माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई, आपका आंसर आएगा 600 रुपये। तो आप इसे अंदर लिखेंगे ऐसे करके और 600 रुपये को डायरेक्ट बाहर निकालेंगे। जो मेजर अमाउंट जो आपकी आ रही थी ना 1,08,000, 21,000 DNS अलाउंस के एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे ऐसे 600 रुपये। इसको अंदर ही सब कैलकुलेशन करेंगे। भाई ये तो आपको अमाउंट मिली 150 × 12, ये तो आपको अलाउंस मिला, लेकिन आपको एग्जाम्प्ट कितना है 100 × 12 1200 रुपये आपके लिए एग्जाम्प्ट है। 600 रुपये आपके इसके आंसर हुए। इसके बाद में हम चलते हैं कहाँ चलते हैं 100 रुपये प्रति माह परियोजना प्रोजेक्ट अलाउंस है। तो प्रोजेक्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, तो आप 100 × 12 कर देंगे 1200 रुपये आप पूरा आंसर लिख दीजिए, कोई अमाउंट एग्जाम्प्ट नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आया 3600 रुपये प्रति माह यातायात कार्य भत्ता, यातायात कार्य भत्ता मिलता है। तो आपको यहाँ देखने के बाद है कि यहाँ 3600 रुपये प्रति माह मिलता है। तो आप सबसे पहले देखिए आपको कितना अलाउंस मिल गया। आप यहाँ कैलकुलेशन करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपये प्रति माह × 12 करेंगे। यदि 3600 प्रति माह 12 करते हैं तो आपका आंसर आएगा 43,200 रुपये। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलसी पर। तो 43,200 रुपये गया। अब इसमें से अपन माइनस करेंगे एग्जाम्प्ट अमाउंट कि हमें छूट कितनी मिल सकती है। तो छूट के लिए जब यदि ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉई है तो उसके लिए आपको जो सेकंड पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस है उसके अंदर आपको 6 नंबर का अलाउंस है, उसे आप स्टडी करेंगे। 3rd का जो 6 था उसमें स्टडी करेंगे। वहाँ बताया गया था कि आपको 70% ऑफ अलाउंस की अमाउंट है वो एग्जाम्प्ट होगी और मैक्सिमम अमाउंट आपकी एग्जाम्प्ट होगी 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ आपने साल भर की ले ली है तो 10,000 पर मंथ है, तो आप 12 से इंटू कर देंगे तो आपको साल भर का मैक्सिमम छूट कितनी मिलेगी 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन हमारा 70% अमाउंट और भी कम आने वाला है। तो जो भी कम होती है उसकी छूट मिलती है। तो हमारे पास 70% ऑफ जो अलाउंस आपको मिला है, तो आपको अलाउंस कितना मिला 36 × 12, मतलब आपको साल भर अलाउंस कितना मिला 42,200। तो इस 42,200 का आप 70% निकालेंगे एक के अंदर। तो इसका 70% आप निकालेंगे तो आपका पास में आंसर आएगा 30,240। ये आंसर आएगा इसका 70%। मैंने सोल्व कर लिया कैलकुलेटर पे। तो 30,240 और 10,000 प्रति माह × 12 करेंगे तो मतलब 1,20,000। इन दोनों से जो भी कम है उसको आपको छूट मिलेगी। तो इन दोनों में दोनों सबसे कम क्या आ रहा है 30,240 आ रहा है। तो आपके पास में यहाँ एग्जाम्प्ट अमाउंट आएगी आपको मिला था 43,200। तो आपको क्या मिला था ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल गया था और उसके अंदर उसका 70% अमाउंट निकाला 30,240। तो ये जो भी कम है, जो भी कम से मतलब 30,240 का हमने कंपेयर किया था 1,20,000 से। 10,000 पर मंथ भी तो मैं छूट की पार्ट था हमें, तो उन दोनों से जो भी कम करा सेम एच आर तरह वैसे ही। तो इसमें से कम आया ये 30,240। तो 30,240 में एग्जाम्प्ट मिलेगा। इसमें से जो भी आपका आंसर आएगा माइनस करने पर वो आंसर आ रहा है आपका 12,960। तो ये टैक्सेबल है। इसको आप जस्ट उसके ऊपर वाली अमाउंट जो 1,200 रुपये उसके नीचे लिख दीजिए 12,960। तो इस तरह से देखेंगे मैंने यहाँ पर लगभग और कौन सा है अब यहाँ अच्छा से यहाँ मैंने सारे अलाउंस कंप्लीट कर दिए हैं। आगे लिखा हुआ है आगंतुक सत्कार है तो 900 रुपये वे किए गए। तो इससे हमें भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अंदर हमारे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम 900 रुपये एक्सपेंस किए कितने एक्सपेंस किए हैं, क्योंकि ये पार्ट सेकंड का है। पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया गया था कि जो आपको स्पेशल वर्क के लिए कंप्लीट करने के लिए दिए जाते हैं वो आपको जितनी अमाउंट आपने खर्च करे हो उसके तक छूट होती है। अभी आपके लिए यूजफुल नहीं है, अभी आप इसको इग्नोर करें। तो अभी आपको ये माना कि आपने 900 रुपये स्वागत आतपुर के लिए खर्च किए हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे खर्च किए हैं आपने एक तरीके से, तो हम उसको मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में आगे बताया गया था कि आपको मकान किराया 1,000 प्रति माह देता है। उनका एक पुत्र स्कूल में पढ़ता है, उसने स्वयं की चिकित्सा पे 800 रुपये खर्च किए, तो उसकी निजी चिकित्सा पे 800 खर्च कराया तो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ना ये इसकी सैलरी है ना इस तरह का एक्सपेंस उससे अलाउ होगा। ठीक है, 800 खर्च किए तो किए हैं, वो उसका निजी खर्चा है, वो किसी होटल में खाना खाता है, वो कोई फर्नीचर खरीद रहा है, वो उसके सारे निजी एक्सपेंस है। ये तो आपको मिसगाइड करने के लिए दिए जाते हैं। यदि आप इनको क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हो तो मतलब आपको कॉमर्स का थोड़ा सा बेसिक भी नहीं आती। यहाँ ऊपर वाली जो चीज़ें थी वो हमारी इनकम्स थी, तो हमने इनकम्स को ऐड किया। जो भी उनमें से हमें रिबेट मिल सकती, जो भी हमें छूट मिल सकती थी वो हमने एज पर लोगों को फॉलो करते उसमें छूट ली और उनकी नेट अमाउंट हमने बाहर निकाल दी। तो मैं आपको स्टार्टिंग से नोट कराऊँ तो हमने इस तरीके से अमाउंट्स लिखी होगी। आपने फिगर आएगा 1,08,000, 21,600, 3,000, 16,800, फिर 480 रुपये, 2,400 रुपये और 600 रुपये, 1,200 रुपये, 12,960 रुपये, इस तरह की अमाउंट आपकी आएगी। उन सब अमाउंट को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,67,040, 1,67,040। ठीक है, आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। नीचे मैंने यहाँ आंसर छोड़ रखा है इसका, ये भी मैंने आंसर लिया हुआ है। देखो ये 900 रुपये प्रति माह वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ले ली। ठीक है, तो ये सारे आंसर हमने यहाँ पर नोट किए तो हमने देखा इसका आंसर आया 1,67,040।
ठीक है, मैंने एक एक चीज़ आपको सोल्व कराई है, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं दिखाया है, आप डायरेक्ट आंसर देखेंगे भी नहीं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, आपकी ओरिजिनल जो कैपेसिटी वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो उस कैपेसिटी को डेवलप करें। इस क्वेश्चन में यदि कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मुझे आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर आप पर्सनल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यूट्यूब जो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर आप छोड़ सकते हैं कि सर हमें ये नहीं, ये समझ में आया, आपके अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए था, ये फिर हमें ये टॉपिक नहीं मिल रहा है। आपको पेज वापस पलटने पड़ेंगे, आपको कोई सा भी टॉपिक याद नहीं है, मैं खुद भी भूल जाता हूँ, और आप भूलना एक ह्यूमन बीइंग नेचर है, आप भूलिए आराम से, पूरी छूट है आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, बार बार पीछे वाले पेज देखिए, आपको बिल्कुल याद रह जाएगा। ये सेम वैसा ही है जैसे आपने अभी साइकिल नहीं चला रहे हो 3 साल से, आप अभी चला रहे हो स्कूटी, लेकिन क्या 3 साल बाद आपको साइकिल मिलती है तो क्या आप साइकिल नहीं चला सकते? डेफिनेटली आप साइकिल चला लोगे, जबकि आप 3 साल साइकिल नहीं चला रहे हो। तो आपने क्या किया था, उसे याद किया था, लर्न किया था, उसे सीखा था, उसे रटा नहीं था आपने। यदि आप रटते तो आप आज वापस साइकिल चलाना भूल चुके होते। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप हर एक चीज़ को रटिए, याद करिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सरसरी निगाहों से देखिए, उनको मेमोरी सेट कीजिए इतना सा कि वो कौन से पेज पे लिखा हुआ है, कितनी अमाउंट है आप भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, आप वापस पेज पलटिए, वापस देखिए आप उसे। इसके बारे में कुछ वर्किंग नोट्स है जो देखिए एचआरए वगैरह मैंने आपको सोल्व करने की कोशिश करी थी, ये नीचे इन्होंने सोल्व भी कर रखे हैं, ठीक है। और इनके कुछ पॉइंट्स वगैरह, ये सेम पॉइंट्स आपको वहाँ एग्जाम में लिख कर आने की हमने क्या क्या तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम माना है। जैसे यहाँ 30 पॉइंट लिखा, स्पष्ट सूचना का भाव में महंगाई भत्ते को सेवा शर्तों के यदि नहीं माना गया है, जो हमने डीए है उसे हमने रिटायरमेंट का बेनिफिट का पार्ट नहीं मानते हुए सोल्व किया क्वेश्चन को। तो हम ऐसे एजम्पशन लिख कर आएंगे कि हमने क्या माना है, क्योंकि हम क्लियर नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने मान लिया। अब ये एचआरए जो टॉपिक है, जो मैं बात करूँ अलाउंसेस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं आपके, जो इसमें सोल्व जो बनते थे क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस है वो भी हमने सोल्व कर लिया है। ये एग्जांपल आप घर पे अच्छी तरह सोल्व करेंगे। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नए टॉपिक की, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेतन के स्थान पे लाभ। मतलब देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो हमें सैलरी के फॉर्म में नहीं मिलती है, और उनके स्थान में कोई आपको अन्य लाभ दे दिए जाते हैं, कोई अदर आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारे नाम्स हैं, हम वन बाय सबको स्टडी करेंगे, डेली 2 या 3 स्टडी करेंगे, और इनकी कैलकुलेशन को याद करना बड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि मतलब इतना ईजी नहीं है सब कुछ याद करना, लेकिन आप डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप पेज पलट कर आप बार बार आपके क्वेश्चन को सोल्व करते समय आप कितनी बार पेज पलट कर नोट्स को देखिए, मेरे नोट्स को डाटा कर देखिए आप। अब देखिए सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं आज का यहाँ पर प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी के अंदर, तो जो कि अंडर सेक्शन 17(3) के अंदर बताए गए हैं आपको। तो सबसे पहले आता है अर्न लीव सैलरी, अर्जित अवकाश वेतन। देखो अब ये क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि जब कोई भी किसी कंपनी के अंदर प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जब हम वर्क करते हैं, हम जॉब करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या है, कुछ हमारी लीव्स मिलती है। लीव्स ऐसे मिलती है जैसे हमने साल भर में वर्क कर दिया, जैसे मैं बात करूँ तो मैं साल भर वर्क करने पर टीचिंग लाइन में 15 मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, और अदर देन टीचिंग गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ 30 PL मिलती है, ठीक है ना। तो PL एक तरह से लीव, अर्न लीव है, इसे अर्न लीव भी बोलते हैं, प्रिविलिंग लीव भी बोलते हैं इसे। तो दो निकनेम्स हैं ये यहाँ पर, प्रिविलिंग लीव्स और अर्न लीव्स। तो इन लीव्स में क्या होता है, या तो आप इन लीव्स का बेनिफिट ले लीजिए। बेनिफिट लेने का मतलब ये क्या है, मैं घूमने फिरने चल जाऊँ आराम से, 30 दिन की मैंने छुट्टी लेकर मैंने एंजॉय किया। जैसे मुझे 30 PL मिली और 30 दिन तक मैं स्कूल में कॉलेज में नहीं आ रहा हूँ और मैंने 30 दिन का एंजॉय किया, तब तो मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि इन 30 दिन को मैं यूज नहीं करके इनमें 5 दिन यूज करूँ, 25 दिन मेरी पड़ी रह जाए, 10 दिन यूज करूँ, 20 दिन पड़ी रह जाए। तो ऐसे करते करते ये जब मैं रिटायरमेंट होगा तो मेरे पास में सारी लीव्स ऐड हो जाएगी, और लीव एड्स नहीं होती है, ये अर्न जो लीव्स होती है जिसे राजस्थान में प्रिविलेज लीव बोला जाता है, ये आपकी ऐड होती है आपके अकाउंट के अंदर। इसका एक अकाउंट खोल दिया जाता है, उसका बैलेंस में ऐड होती है। जैसे इस साल 30 मिली, फिर अगले साल 30, 30, 60 हो गई, फिर 90 हो जाएगी, इस तरह से मेरे अकाउंट में ऐड होती जाएगी। तो क्या होता है कि जब आप रिटायरमेंट हो रहे हो, जिस डे पे आप रिटायरमेंट हो रहे हो उस दिन तक यदि आप इनको यूज़ नहीं करते हो तो आपके अकाउंट के अंदर बहुत सारा बैलेंस हो जाएगा इन लीव्स का। तो आपको ये बताया जाएगा कि आपने इन लीव्स को यूज़ नहीं किया है, इस कारण आपको उन लीव्स के बराबर का जो सैलरी है ना वो आपको देती है गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आप कहीं भी जॉब करते हो, तो जो लीव्स आपने यूज़ नहीं करी तो उनका पेमेंट आपको मिलता है। कब मिलेगा वो पेमेंट आपको, आप चाहो तो सिर्फ ड्यूरिंग द सर्विस भी ले सकते हो, और आप नहीं ड्यूरिंग सर्विस नहीं लेते हो, आपको रिटायरमेंट में तो मिलेगा ही मिलेगा। जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे, जब आप के 60 ईयर्स हो जाएगी या जो भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जब भी आप रिटायरमेंट होते हो या जब भी आप जॉब छोड़ते हो, तो वहाँ पर आपको इसका पेमेंट मिलेगा। तो इस चीज़ को बोला जाता है अर्न लीव सैलरी, अर्जित अवकाश वेतन। क्या है कि आपकी लीव्स थी जिनको आपने यूज़ नहीं करी, वो अकाउंट के अंदर ऐड हो गई, और जब ऐड होते होते जब आप रिटायरमेंट हुए तब आपको सारी लीव्स का पेमेंट मिला, तो उसे बोलेंगे अर्न लीव सैलरी। अब देखिए इसमें रूल नंबर 1, आर से मतलब रूल नंबर 1, ड्यूरिंग द सर्विस। यदि मान लीजिए ड्यूरिंग द सर्विस आप इनका बेनिफिट लेना चाहते हो, उनका पेमेंट इनकेशमेंट करा दो, आप आपके नियोक्ता एम्प्लॉयर से बोल दो कि साहब मुझे ये मेरे खाते में इतनी लीव्स पड़ी है और मैं इनको एंजॉय नहीं करना चाहता, इनका बेनिफिट नगद में चाहता हूँ, मुझे आप पेमेंट कर दीजिए और मेरे अकाउंट से माइनस कर
दीजिए और मुझे इनका पेमेंट कर दीजिए। तो कोई सा भी एम्प्लॉई हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, वो सभी के लिए टैक्सेबल है। ड्यूरिंग द सर्विस के अंदर यदि आप इन चीज़ों का बेनिफिट लेते हो तो वो आपके लिए क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है फॉर ऑल का मतलब यहाँ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप और स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं फुल्ली टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बोथ एम्प्लॉयज़ के लिए, दोनों के लिए ही। ठीक है, दोनों के लिए आपके लिए क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। अब सेकंड बात आती है यहाँ पर कि चलो ठीक है, ड्यूरिंग द सर्विस तो सब आपने बता दिया कि सब आपका ये क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट यदि रूल नंबर सेकंड होता है आफ्टर रिटायरमेंट, तो आफ्टर रिटायरमेंट देखो अलग कंडीशंस हो सकती है। तो देखो पहले बताएगा आफ्टर रिटायरमेंट ये एग्जाम्प्ट है, कर मुक्त होगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए। ठीक है, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, केंद्र सरकार के जो आदमी, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आपको यदि इनकी फॉर्म्स याद नहीं है तो आप लिख लीजिए, बार बार मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, सीजी और एसजी एम्प्लॉयज़ मतलब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों के लिए आपके लिए एग्जाम्प्ट यदि रिटायरमेंट के बाद में मिल रहा है तो। लेकिन इसके अलावा और भी एम्प्लॉय होते हैं, जैसे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हाफ गवर्नमेंट मतलब अर्ध सरकारी संस्था जिन्हें बोलते हैं, लोकल बॉडीज़ होती है जैसे भरतपुर नगर निगम हो गया, जेडीए हो गया, तो स्थानीय सत्ता इन्हें बोलते हैं जैसे पंचायती राज हो गई, ये सब लोकल बॉडीज़ माने जाते हैं। तो इनका यदि कोई एम्प्लॉय है तो उनके लिए क्या नियम है, उनके लिए ये आगे नियम है कि इनमें से जो भी कम होगा वो कर मुक्त माना जाएगा। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या था, फुली एग्जाम्प्ट बता दिया हमने, हमने क्या बता दिया, फुली टैक्स फ्री है। किस किस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जाम्प्टेड है ये। लेकिन आपके पास नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट व्यक्ति है या अर्ध सरकारी संस्थान में काम करने वाला हाफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या लोकल बॉडीज़ मतलब जैसे जेडीए हो गया आपके, या ये जो बिजली कॉरपोरेशन हो गई, जहाँ भी कंपनियाँ हैं, गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं, रिको हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिनके अंदर यदि आप एम्प्लॉय के रूप में काम करते हो तो वहाँ पर फिर आपको पूरी अमाउंट आपको एग्जाम्प्ट नहीं होकर आपको कैलकुलेशन की जाएगी। कैलकुलेशन के अंदर आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, जैसे एचआरए में कैलकुलेट किया था 3 चीज़ें, यहाँ पर आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब 4 में से जो भी सबसे कम होगा उसकी आपको छूट मिलेगी, वही सामान्य नियम है, जो भी सबसे कम होता है उसकी छूट मिलती है। जैसे आपको कोई सा भी, चाहे एचआरए हो चाहे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, कुछ भी हो, जो भी कम होता है उसी की छूट मिलती है। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या हमें यहाँ पर मेजर चीज़ें बताई जा रही है, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए पहला ये हमेशा यही इसको आप इसी मैनर में याद करिए। मैं थोड़ा सा इसका मैनर को आप मैं यहाँ थोड़ा चेंज करना चाहूँगा कि इसे तो आप बी पॉइंट नाम दे दें और इसे आप सी नाम दे दें। ठीक है ना, आप इसे थोड़ा नोट्स में एडिट कर लेना, इसे सी नाम दे दें। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ए नाम स्टडी करते हैं। तो ए पॉइंट करके वैसे बहुत सारे नियम आने वाले तो हमको याद करने में ईजी रहेगा। तो ए पर हम रखेंगे हमेशा एचुअल अमाउंट रिसीव, तो जैसे एचआरए में था, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो भी अलाउंस आपको मिल रहा है एचुअल अमाउंट रिसीव, तो एचुअल अमाउंट रिसीव आएगी। बी पॉइंट पर रखेंगे जो सरकार ने भी अधिसूचित कर रखा है, हमें जो नोटिफाई कर रखा है कि मैक्सिमम अमाउंट, जैसे अभी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स है जो फाइनेंस रूल्स है उसमें नोटिफाई कर रखा है कि 3 लाख इसके लिए मैक्सिमम छूट अमाउंट है। काम कितनी छूट मिलेगी, मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख रुपए। तो एचुअल अमाउंट कितनी हो गई, आप एचुअल अमाउंट जो भी हमको मिली है वो, और बी पॉइंट पर हम याद करेंगे कि 3 लाख रुपये। तो आप इसको इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, पहले ए एचुअल अमाउंट जो भी आपको मिल सकता है वो, बी जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखा है वो आपके इस क्वेश्चन इसमें अर्न लीव के इसके अंदर कितना नोटिफाई कर रखा है, अभी 3 लाख नोटिफाई कर रखा है। सी पॉइंट पर अपन याद करेंगे। अब सी और डी आपके कैलकुलेशन के पार्ट हैं। सी और सी में बताया गया है आपको कि 10 से मल्टीप्लाई कीजिए आप एवरेज मंथ की सैलरी, या फिर इन शॉर्ट में मैं बोल सकता हूँ कि आप 10 महीनों की सैलरी का वेतन आप यहाँ पर लिखेंगे। कितने महीनों का, 10 महीनों की सैलरी। और सैलरी भी कैसी लेनी है आपको, एवरेज सैलरी लेनी है आपको। कौन सी सैलरी लेनी है, एवरेज सैलरी। और कितने महीने की लेनी है, 10 महीने की। तो आप यहाँ कभी कभी ऐसा भी लिखा हो जाता है हिंदी के अंदर 10 माह का औसत वेतन, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। ठीक है, ऐसे लिखा था, या फिर मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया 10 महीने की सैलरी 10 मल्टीप्लाई एवरेज मंथली सैलरी, कि आपकी एवरेज मंथली सैलरी क्या होती है। एवरेज मंथली सैलरी क्या होती है वो भी अभी नीचे डिस्कस करेंगे हम आगे। ठीक है ना, यहाँ सैलरी का मतलब क्या है वो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया आपका एचुअल अमाउंट, बी पॉइंट हो गया आपका जो मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख रुपये। तीसरा पॉइंट है कि आपको 10 मंथ की सैलरी लीजिए आप, 10 मंथ मल्टीप्लाई एवरेज मंथली सैलरी। डी पॉइंट है जो आपका है, डी ये बताया गया है आपको कि आपके अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस अर्न लीव्स का रखा हुआ है। जैसे आपके रिटायरमेंट के दिन आपके पास 200 अर्न लीव्स रखी हुई है, 300 रखी हुई है, 400 रखी हुई है, 250 रखी हुई, मुझे नहीं पता। जब भी हम रिटायरमेंट होंगे उस दिन हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना बैलेंस इकट्ठा हो जाएगा। तो जो भी रखी हुई है उसका हम एवरेज सैलरी बेस के आधार पर उसका हम पेमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम सैलरी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 250 रखी हुई है तो हम काउंट करेंगे भाई एक दिन की सैलरी कितनी आ रही है और 250 दिन की सैलरी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, उस सैलरी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी आपका बैलेंस बचा हुआ है वो, जाहिर सी बात है, पहले बताया था टॉपिक का नाम ही यही था कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है उसका हम लेंगे। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस है वो मैक्सिमम 10 मंथ्स के लिए ही हो सकता है। ठीक है, जैसे आपके लिए हम बस तो घूम रहे होंगे, जैसे 10 मंथ्स की हम एवरेज बात करें तो पर ईयर पे 30 दिन मिलते हैं, है ना।
पर ईयर पे 30 डेज मिलते हैं, और लास्ट 10 मंथ की हम बात करें तो 300 PL का ही आपको बैलेंस मिल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, आपको यहाँ मिलेगा सैलरी बैलेंस ऑफ अर्न लीव्स, और किस बेसिस, ऑन एवरेज सैलरी बेसिस के ऊपर। थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको जब इस क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत इजी गोइंग हमें समझ में आ जाएगा। अभी हमें 2 टॉपिक में तो बिल्कुल नहीं उलझना है। एक मतलब जो एक्चुअल अमाउंट है, बी पॉइंट है 3 लाख रुपये जो सरकार ने नोटिफाई कर की है, सी पॉइंट है कि 10 महीने की सैलरी, और डी पॉइंट है जो भी आपका अर्न लीव का बैलेंस बचा हुआ उसके अकॉर्डिंग कितनी सैलरी बननी चाहिए, वो हम कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, हमने यहाँ कुछ वर्ड्स काम में लिए हैं। ड्यूरिंग द एक इसको आगे थोड़ा और आगे समझाऊंगा, उससे पहले एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ड्यूरिंग द सर्विस, रूल नंबर 3 ये बोलता है कि ड्यूरिंग द सर्विस ड्यू टू डेथ ऑफ एम्प्लॉय के कारण, और किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यदि कोई अमाउंट मिलती है तो वो भी आपके लिए एग्जाम्प्ट मानी जाएगी। मतलब ड्यूरिंग द सर्विस ऐसे तो टैक्सेबल होती है, पहला रूल ये क्या था, ड्यूरिंग द सर्विस यदि किसी भी एम्प्लॉय को मिलती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो सबके लिए टैक्सेबल है। लेकिन यदि मान लीजिए डेथ हो गई है, और डेथ हो गई है किस एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ होने पर मिल रही है, तो वो आपके लिए क्या मानी जाएगी, कर मुक्त एग्जाम्प्ट मानी जाएगी, वो आपके लिए कर मुक्त मानी जाएगी, वहाँ पर एग्जाम मानी जाएगी। अब इसके लिए मैंने बताया कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम स्टडी करेंगे, वो ये आ गए, हम यहाँ एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हमारे पास में जो स्टडी करी हो कितना सही है कितना नहीं है। देखिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए 1 वर्ष की सेवा के लिए मैक्सिमम 30 दिन के लिए ही गिने जाएंगे। 30 दिन ही PL जो इसकी जो लीव्स है वो 30 दिन ही काउंट की जाएगी। जैसे कि यदि मैं किसी बैंक में जॉब करता हूँ और मेरा जो बैंक है वो मेरे को बोल रहा है कि आपको पर ईयर 40 या 50 लीव्स मिलेगी, कितनी बता रहा है वो, 40 बोल रहा है 50 बता रहा है, लेकिन इस पर्पज़ से हम मैक्सिमम कितनी काउंट करेंगे, 30 ही काउंट करेंगे। ठीक है, हमें नहीं मतलब वो 40 दे रहा है, 5 दे रहा है, 200 दे रहा है, मैक्सिमम ही है। लेकिन मान लो उसने कम दे रहा है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी 25 दे रहा है, फिर 25 भी काउंट करेंगे, फिर हम वो 15 दे रहा है तो 15 ही काउंट करेंगे। लेकिन मैक्सिमम हम कितनी करेंगे, 30। यदि मतलब वो ज़्यादा भी दे रहा है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। ये पर ईयर की है, 1 ईयर की लिमिट है, पर ईयर की सर्विस के ऊपर कितनी, 1 वर्ष की सेवा पर। ठीक है, इसके बाद में इसमें मैं सबसे नीचे लेकर आ रहा हूँ आपको, सेवा के वर्ष, 1 वर्ष की सेवा। यहाँ पर बोला कि 1 वर्ष की सेवा मतलब जो आपका सर्विस का जो पीरियड है वो 1 वर्ष का होने पर। तो आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि हम केवल कंप्लीटेड ईयर्स को ही काउंट करेंगे। यदि जैसे यहाँ पर सबसे लास्ट में बोला है केवल पूर्ण वर्ष को, जो कंप्लीटेड वर्ष है उसी को हम काउंट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 ईयर्स और 10 मंथ 15 ईयर्स और 10 मंथ के लिए यदि आपने जॉब करी है तो आप कितना काउंट करोगे, आप केवल 15 ईयर्स काउंट करोगे। आपने 15 वर्ष और 10 माह तक आपने काम किया, लेकिन आप यहाँ पर कंप्लीटेड ईयर ही काउंट करोगे तो आपकी सेवा कितने वर्षों की मानी जाएगी, 15 वर्ष की। तो इस पहले पॉइंट का आंसर कितना हो जाएगा, आपका पहले पॉइंट का आंसर होगा कि 15 वर्ष की आपने सेवा करी है और 1 ईयर पे आपको कितनी मैक्सिमम मिल सकती है, 30। तो आपका ये आंसर बनेगा, यहाँ पर 15 × 30 आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपने 15, जैसे आपको वहाँ पर आ जाए कि 25 वर्ष और 3 महीने की सेवा, 3 महीने की सर्विस आपने कंप्लीट कर ली है, तो आप 25 ही काउंट करेंगे। आपको ये भी लिखा हुआ आ जाए कि आपने कर लिया 25 वर्ष 11 मंथ्स कर लिया, 25 डेज़ कर लिए, तो लेकिन वो 25 डेज़ अभी तक उसमें 6 डेज़ बाकी हैं, उसने अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो भी आप फिर कितना काउंट करेंगे, आप 25 ही काउंट करेंगे। हमें नहीं मतलब उसने 11 कर दिया, 12 मंथ उसका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसमें हमें कंप्लीटेड मतलब फुली कंप्लीटेड मंथ होने चाहिए हमारे पास में, फुली कंप्लीटेड ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं ऊपर चलता हूँ वापस। एवरेज सैलरी क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी लेंगे, डेट टू डेट लेंगे। ये थोड़ा आप ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर जो सैलरी ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, ऑन बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ। तो हमने यहाँ वर्ड ऊपर काम लिया तो एवरेज मंथ सैलरी बताता है कि एवरेज लेंगे। तो एवरेज कितने महीनों का एवरेज लेंगे हम, लास्ट के 10 महीनों का। लास्ट के 10 महीने कौन से, डेट से डेट, मतलब यदि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और उसका रिटायरमेंट जैसे 13 तारीख को आ रहा है, तो 13 तारीख में उसने जॉब किया है तो 13 से 13 काउंट करेंगे। ये नहीं कि उससे पहले की जो 30 या 31 जो भी मंथ का जा रहा था उसको हम काउंट करेंगे, हम डेट टू डेट काउंट करेंगे, उस डेट से डेट हमारी कितनी सैलरी बनती है। ठीक है, यहाँ मंथ के काउंट करेंगे, डेट टू डेट। नॉर्मली हम मंथ टू मंथ काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक में बताया गया डेट टू डेट आप काउंट कीजिए। सैलरी इन शॉर्ट फॉर्म बताया गया, सैलरी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर सैलरी है HRA वाली, और HRA वाले का मतलब आपको तुरंत याद आना चाहिए कि बेसिक DA कौन सा, जो रिटायरमेंट सेवा शर्तों के अधीन है, और इसके बाद है कमीशन जो आपके सेल्स के ऊपर फिक्स है। तो मतलब वाला ही सैलरी की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ क्या है, जो HRA वाली है। आगे बताइए, केवल रिसीविंग आधार पर ही टैक्सेबल है, मतलब मान लो जो आपको ड्यू हो गई है लेकिन आपको मिली नहीं है तो फिर टैक्सेबल ही है। नॉर्मल टैक्स के इनकम टैक्स वो बोलता है कि आपको में जो भी काम पहले हो जाए, टैक्स मतलब पहले ड्यू हो जाए या फिर आपको अमाउंट पहले मिल गई है तो उस अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये जो आप अर्न लीव सैलरी वो जिस ईयर में आपको मिलेगी तभी आपको टैक्स देना है। और ये पूर्ण वर्ष को ही सेवा की शर्तों सेवा में काउंट करेंगे, कंप्लीटेड ईयर्स को ही काउंट करेंगे। जैसे 15 ईयर 10 मंथ से तो आप कितना काउंट करेंगे, केवल 15 ईयर ही मानेंगे यहाँ पर।
इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करें, इसे वापस से देखें तो जाकर ये थोड़ा समझ में आएगा आपको आराम से। इसके यदि मैं देखूँ आज का टाइमिंग हमारे पास में कितना हो गया है, इसका एक क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं क्या? काफ़ी ज़्यादा लोड हो गया है, मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन हमें कल सोल्व करना चाहिए, है ना? नहीं तो आपके लिए लोड ज़्यादा हो जाएगा। आप तब तक इसको है ना कल मैच्योर हो जाएँ, पूरी परिपक्व हो जाएँ, इसको वापस मैं कल रिपीट नहीं करूँगा, इसे वापस के लिए स्टडी करें। कल मैं इसका क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसका PDF में लिखा हुआ है, आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसका कल ही सोल्व करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज के लिए कुछ ज़्यादा ही लोड हो जाएगा ये। ठीक है, हालांकि नया टॉपिक या फिर क्या बोलूँ, आपसे सहमति भी नहीं ले सकता, आप मेरे सामने नहीं हो फिजिकली। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि मैं यहाँ पर आधे घंटे की भी क्लास लेता हूँ तो आप ये मानिए कि मैं आधे घंटे की यदि मैंने क्लास ले ली है, तो आप यदि मेरे क्लास कोचिंग क्लास में या मेरे कॉलेज के अंदर आप क्लास ले रहे होते तो उसकी साइज 1 आवर से भी ज़्यादा होती हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लिखने का टाइम नहीं देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको रिपीट नहीं करता हूँ, यहाँ पर आप शोर शराबा नहीं कर सकते हो, यहाँ पर मतलब वन साइडेड कम्युनिकेशन है, इस कारण यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है। वहाँ पर डबल साइड कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर आप मुझे लिखने का टाइम भी आप मुझसे मांगते हो और वहाँ पर आपको लिखाया जाता भी है, वहाँ पर टाइम भी दिया जाता है और आप बीच में क्वेश्चन भी क्वेरी भी करते हो, बीच में शैतानियाँ भी करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारा टाइम यहाँ पर मेरा सेव हो चुका है, तो मेरी 40 मिनट की यदि मैं क्लास ले रहा हूँ तो आप मान कर चलिए कि मैंने 1 आवर और 20 मिनट्स की क्लास ले ली है आपकी, तब जाकर आपका इतना सिलेबस कवर हो रहा है आपका। और अब आप लंबी लंबी क्लासेस के लिए तैयार हो जाइए। मैं 50-50 मिनट्स के वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि फिर मैं एक दिन छोड़ कर एक दिन वीडियो बनाऊंगा, ताकि मैं एक लंबे टॉपिक को एक साथ कवर करते हुए चले हमें, ताकि हम बार बार वापस पीछे का रिवीजन नहीं करना पड़े। आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं, इसकी PDF आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी यहाँ पर है, सॉल्यूशन है। और जल्दी से जल्दी आप अपनी बुक्स खरीदने की कोशिश कीजिए, मार्केट से मालूम कीजिए। रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन की नई ही बुक लेंगे, पुरानी नहीं लेंगे आप। ठीक है, बाय, थैंक यू।